नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई चैप्टर हीट को लेकर आए हैं। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक में हर साल हीट चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हीट से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं उसको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले पेन और पेपर लेकर बैठे। इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पेन और पेपर को लेकर बैठे, क्योंकि हीट चैप्टर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न डाले जाते हैं। ठीक है, तो हीट में अगर आप न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ब्रेन में अपने मुंह पर आप सोच रहे हैं कि हम रिपीट करके याद कर ले, तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको डायरेक्ट मुंह पर याद हो जाए। मगर अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 10 दिन बचा हुआ है तो ज़बरदस्त हो जाना चाहिए तैयारी, तो उसके लिए आप अपने पेन और पेपर लेकर बैठे। इससे क्या होगा कि जो प्रश्न आपको लग रहा है कि इसको 1 से 2 बार देखने के बाद याद हो सकता है, इसका कंसेप्ट 1 से 2 बार देखने के बाद समझ में आ सकता है, तो उसके लिए आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे तभी आपका हो पाएगा। उसको लिख लेंगे, उसके बाद 1-2 बार देखेंगे तब होगा। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ ऐसा चैप्टर है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि 1-2 बार लिखने के बाद या 1-2 बार पढ़ने के बाद या देखने के बाद ही हमको समझ में आता है। तो ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। यह 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, आपको बताना है कि यह कौन सा कथन सही है। चलिए, तब पहला कह रहा है कि गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं करता है, जबकि इसका सही जो है कि गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। तो यह जो है पहला गलती है। दूसरा बोल रहा है कि जूल ऊष्मा अथवा कार्य का एसआई मात्रक है। आप सभी जानते हैं कि ऊष्मा जूल का और कार्य का एसआई यूनिट होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 2 भी है, यहाँ पर कह रहा है नहीं है, मगर बल्कि यह होता है, तो यह भी गलत है। अब तीसरा बोला है कि घर्षण से ऊष्मा नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपने दोनों हाथों को अगर रगड़ करेंगे तो वो जो है ऊष्मा हीट पैदा करेगा, बल्कि यहाँ पर दिया गया है कि घर्षण से ऊष्मा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। और सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 4 कह रहा है कि गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर उत्पन्न करता है, घर्षण उत्पन्न करता है, तो बल्कि यह सही है। यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर ऊष्मा उत्पन्न करता है कौन? गतिज ऊर्जा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न यह कर रहा है कि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही एसआई का मात्रक है। साथियों, अभी जस्ट हमने एक पहला प्रश्न देखा है कि ऊष्मा और ऊर्जा दोनों किसका मात्रक है, तो आप सभी जानते हैं कि जूल का मात्रक है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु की अणुओं की क्या होती है? ए गतिज ऊर्जा, या बी कुल ऊर्जा, या सी औसत वेग होता है, या डी की वस्तु औसत स्थिति ऊर्जा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शीशे के 2 टुकड़ों में एक का भार दूसरे के 2 गुना है तथा दोनों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो भारी तथा हल्के टुकड़ों में निहित कुल ऊष्मा का अनुपात होगा ए 0.5, या बी 1, या सी 2, या डी 4। साथियों, यह प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इजी है, मगर आपको लग रहा होगा प्रश्न देखकर ही कि इसको छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन देख के तो डरना ही नहीं है, क्योंकि जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतने ही छोटे उसका आंसर होंगे। साथियों, यहाँ कह रहा है कि शीशे के 2 टुकड़े हैं। मान लीजिए शीशा का 2 टुकड़ा है, एक का भार दूसरे के 2 गुना है। मान लीजिए शीशा का टुकड़ा एक का नाम है एक्स और दूसरे के 2 गुना है, मतलब एक का भार दूसरे के 2 गुना है, तो दूसरा हो गया 2x। ठीक है, अब कह रहा है तथा दोनों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब इसका भी और इसका भी दोनों का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब कह रहा है कि भारी तथा हल्के, मतलब इसको भी और इसको भी, कि दोनों के भारी तथा हल्के टुकड़ों का निहित कुल ऊष्मा, मतलब इन दोनों का जो कुल निहित कुल ऊष्मा का अनुपात होगा, तो इसका दोनों का मान लेते हैं हम एस। ठीक है, दोनों का मान लेते हैं हम एस। ठीक है, तो कुल ऊष्मा जो है ऊष्मा का अनुपात कर रहा है कि दूसरे का भार बटे पहला का भार बता रहा है। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि दूसरे का भार बटे पहला का भार, तो ऊष्मा का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कि दूसरा का जो भार था वो कितना था 2x
2x इंटू 7 था, और पहला जो भार था वो था x इंटू 7, 1 यानी 1x इंटू 7 था। तो अगर इसको हम काटते हैं, इसको अगर हम काटते हैं तो x8 से x7 कट जाएगा। तो ये जो बच रहा है वो बच रहा क्या है, 2 बच रहा है, ठीक है, वो बच रहा है 2। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एकाएक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं। ए विशिष्ट ऊष्मा, या सी कुल ऊष्मा, या सी गुप्त ऊष्मा, या डी कोई नहीं। तो साथियों आपको हम बता दें कि मान लीजिए कोई भी अगर नॉर्मल एक टेम्परेचर है, अगर उसमें बढ़ा चढ़ा के कोई अगर टेम्परेचर बढ़ाता है ना, तो वो है एक विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा है ना, उसमें आपको डिग्रियों सेल्सियस दे देगा, और अगर 30 डिग्री सेल्सियस का काम है तो वो 31 डिग्री आपको दान दे देगा, मतलब 1 डिग्री वो बढ़ाइए के देगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछे कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप एकाएक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो क्या कहलाती है, तो वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान होता है। अच्छा, हम लोगों का जो डिग्री सेल्सियस कितना हो सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर केल्विन पैमाने को, एक केल्विन जो होता है, इसे केल्विन पैमाने को मान करने के लिए 273 से हमको 273 से हमको जोड़ना होता है। तो कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का ताप होता है। तो मानव शरीर का कितना ताप होता है, तो आप सभी ने जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन पैमाने पर जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 273 केल्विन के बराबर, 273। तो इसको जब ऐड करेंगे, मान लीजिए 7 3, इसको हम जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, हाथ में 1, और 7 3 10 1 11, और 2 1 3, ठीक है। तो ये जो आया मान कितना आया, 310 केल्विन के बराबर। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे कि पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि इसी तरह के लगातार जो क्वेश्चन है, देखिए हीट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, VVI जो एग्ज़ाम में पहुंचने वाला तक है, जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, वो सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डाला है। ये फालतू वालतू डाले नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल हो, इजी हो, कंसेप्ट वाइज हो, जो हो उसको हम इस वीडियो में लाए हैं। चाहे 50 प्रश्न हो, 60 प्रश्न हो, जितने भी बन जाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप समझें और अच्छे से देखें, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने के बराबर होंगे। आप सभी जानते हैं कि सेल्सियस पैमाने का पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो पैमाने का बराबर होते हैं वो 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। सेल्सियस पैमाने जो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 1 फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर होते हैं कितने, 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्वथनांक होंगे। आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल मतलब ड्रिंक, जो दारू पीते हैं, उसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, F - 32/9, F - 32/9, फ़ारेनहाइट -32/9 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, तो 78 डिग्री सेल्सियस बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि फ़ारेनहाइट मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने का क्वथनांक था, फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, F - 32, सॉरी इसको ब्रैकेट में नहीं है, डायरेक्ट है, F - 32/9, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। तो 78 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना से कटेगा, तो वो जो कट जाएगा 15×5 = 75, तो वो जो कट जाएगा आपको कट जाएगा 15.6 से आपका कट जाएगा, ठीक है। 15.6 से ही कट जा रहा है, तो 15.6 से आपका कट रहा है, 15.6 से कट रहा है। यहाँ पर आपका जो है F - 32/9 है, तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 × 6
इंटू 9, ठीक है। 15.6 इंटू 9 को अगर हम गुना करते हैं तो वो जो मान आएगा वो आएगा 140.4 आएगा, ठीक है। 140.4 आएगा। और वहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है F+32 बच रहा है, ठीक है। अब जो बच रहा है वो बच रहा है F+32, ठीक है। F+32 बच रहा है, F-32 बच रहा है, ठीक है ना। F-32 बच रहा है तो हम F को इन्ने ले आते हैं, F को हम इधर ले आए तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में, तो 140.4 प्लस में 32, 140.4 प्लस में 32। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 140 और 32 तो जो हो जाएगा 172, दशमलव में क्या है 4 है, तो वो जो आंसर हो जाएगा 172.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। साथियों, आपको पेन और पेपर लेकर बैठना ही चाहिए क्योंकि यह सभी न्यूमेरिकल और अच्छे क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो हम बता रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको कह रहा है कि उन वस्तुओं का नाम बताएं जो गर्म करने पर प्रभावित होती है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वस्तु है जिसको गर्म करने पर एक अलग रूप ले लेता है या उसको में प्रभावित यानी परिवर्तन देखने को मिलता है। ए संगलित सिलिका, या बी उर्वरक, या सी इनवार, या डी लोहा। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि लोहा जो एक ऐसा पदार्थ है ना, इसको गर्म करने पर इसको हम चाकू बना सकते हैं, तलवार बना सकते हैं, मतलब ये परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसको गर्म करने पर इसको आकार में बदला जा सकता है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाली छड़ को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो ए लोहे की छड़ अधिक फैलेगी, या बी एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी, या सी दोनों छड़ समान फैलेगी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाली छड़ को अगर समान ताप तक गर्म किया जाता है तो वो एल्युमिनियम की छड़ सबसे अधिक फैलेगी, क्योंकि लोहे की अपेक्षा एल्युमिनियम जो है वो कम जो है उसका डेंसिटी होती है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताप पर गर्म किया जाता है, ए ठोस गोला अधिक फैलेगा, या बी खोखला गोला अधिक फैलेगा, या सी दोनों गोले बराबर फैलेंगे, या डी खोखला गोला नहीं फैलेंगे। तो देखिए, सवाल नंबर आपसे पूछ रहा है कि 12 आपसे पूछ रहा है कि ताप पर गर्म किया जाता है। तो देखिए, ताप पर मान लीजिए ठोस को और खोखला को करेंगे, ठोस को और खोखला को करेंगे तो पहले कौन सबसे ज़्यादा हीट होगा, खोखला होगा या गोला होगा। तो आप सभी ना जानते हैं कि खोखला गोला अधिक फैलेगा, क्योंकि खोखला में टेम्परेचर जो है वो खाली है, गैपिंग है, तो उसमें जो है सड़सड़ उसमें जो है हीट पैदा होगा, ठीक है। तो खोखला गोला सबसे अधिक फैलेगा। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 13 कि किसी वस्तु का ताप इनमें से किसका सूचक है, ए अणुओं की कुल ऊर्जा का, या बी अणुओं की औसत ऊर्जा का, या सी अणुओं के कुल वेग का, या डी अणुओं का औसत वेग का। सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि किसी वस्तु का ताप निम्नलिखित में से सूचक किसके हैं, आपसे पूछ रहा है। चलिए आप बताइए अगर आप जान रहे हैं तो। देखिए, किसी वस्तु का ताप का जो सूचक होता है उसके अणुओं का, मतलब जितना अणु है उसके औसत वेग का ही सूचक होता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 14 फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक कितना होता है, क्रमशः कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं ना कि फ़ारेनहाइट का कम से कम 32 डिग्री और अत्यधिक से अत्यधिक जो होगा वो होगा कितना, तथा 212 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो सन्निकटन होता है, ए टेम्परेचर के, बी एनर्जी के, या सी घर्षण के, या डी द्रव्यमान के। आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो सन्निकटन होता है किसके, टेम्परेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है, क्यों।
ए आसपास की वायु ठंडी होती है, या बी वायुमंडल दाब कम रहता है, या सी लकड़ी जलने के लिए अधिक ऊष्मा निकलती है, या डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर उबलता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, जितने ऊंचाई पर आप जाइएगा तो उसका जो है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल वो कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होते जाएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि हीट ज़्यादा बनते रहेगा। तो पहाड़ की चोटी पर जल कम ताप पर भी उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप 350 केल्विन है तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान होगा ए 27 डिग्री, या बी 37 डिग्री, या सी 47 डिग्री, या डी 70 डिग्री। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि सेल्सियस मतलब केल्विन को हम कितने से डिनोट करते हैं, 273 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप 350 केल्विन है तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान होगा। तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान होगा घटेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 350 केल्विन दिया हुआ है, 350 केल्विन सेल्सियस निकालने के लिए हमको 350 डिग्री को कितने डिग्री सेल्सियस केल्विन से मापते हैं, तो 273 से। तो 273 को हम केल्विन से निकालेंगे तो वो जो मान आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 77, ठीक है ना। इसको अगर आप माइनस कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 77, ठीक है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सवाल नंबर 18 कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर उसका ताप होगा ए 0 डिग्री, या बी 50 डिग्री, या सी 100 डिग्री, या डी -32 डिग्री। सवाल नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पर जो उसका मान होगा वो मान होगा कितना, वो मान होगा 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब आप पूछिएगा कैसे, तो देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का 212 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस स्केल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.556, ठीक है, माइनस बोले इंटू ब्रैकेट में 5 ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर किसी वस्तु का जो मान है उसको बताना है। तो फ़ारेनहाइट पर किसी वस्तु का जो तापमान है वो ताप है जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 0.556 अब कितना है यहाँ पर फ़ारेनहाइट कितना है, तो 212 - 32, ठीक है, 212 - 32 ब्रैकेट में। तो इसको 0.556 को अगर 212 - 32 मतलब 212 - 32 इसको हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 180 आ रहा है। अब 180 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.556 में तो वो जो मान आपका आएगा वो मान आएगा 100 के बराबर, ठीक है। वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 इंटू 0.556 को, तो वो आएगा समथिंग 100.008 आएगा आसपास में, ठीक है। तो वो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप बढ़ने पर उसका दाब क्या होगा। मान लीजिए किसी गैस का आयतन का स्थिर बनाए रखा जाए तो उसका ताप बढ़ने पर उसका दाब क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर बना रहेगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं, मान लीजिए गैस का ही आयतन है, ठीक है, तो स्थिर बनाए रखे मतलब शांत बनाए रखे तो जो ताप बढ़ेगा मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ई भी अपना गैस वाला ई भी बढ़ेगा ही, ठीक है, ई भी अपना गैस बढ़ाएगा। तो सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सवाल नंबर 20 कह रहा है कि 150 ग्राम 150 ग्राम लोहे के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है, वो कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं, ए 100 कैलोरी, बी 87 कैलोरी, या डी सी 80 कैलोरी, या डी 200 कैलोरी। सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि 150 ग्राम लोहे के ताप को 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम बढ़ाएंगे तो उसमें जो ऊष्मा जो होगा वो कितना 87 कैलोरी के बराबर होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
किसी पदार्थ के अणु के गति के लगभग पूरी स्वतंत्र होते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा पदार्थ के अणु के गति के लिए लगभग पूरी स्वतंत्र होते हैं? ठोस अवस्था वाला, या बी द्रव अवस्था वाला, या सी गैसीय अवस्था वाला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ के अणु गति के लिए लगभग पूरी स्वतंत्र होते हैं। ठोस का छोटा छोटा कण भी स्वतंत्र है? मेरी समझ से तो नहीं है। द्रव का भी नहीं है। गैस जो है ना, गैस, ये हर अंग से, हर पार्ट से यह स्वतंत्र है, लगभग पूरी हर चीज़ से यह निकल पड़ेगा। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है। सवाल नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा फ़ारेनहाइट पैमाने का जल का हिमांक जो होगा वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आप इसको मुंह पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह VVI है, यह एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मुझे उम्मीद है कि 2022 का जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न को डालेगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है। ठीक है, तो वो जो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब जो आपसे पूछ रहा है सवाल नंबर 23, जल का घनत्व महत्तम होता है। ई भी मोस्ट VVI है। सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा हाई घनत्व किस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 1 डिग्री सेल्सियस पर, या 2 डिग्री सेल्सियस पर, या डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए, जल का जो घनत्व है ना, सबसे ज़्यादा हाई होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी की कुछ मात्रा में उसी ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बर्फ की कुछ मात्रा दी जाती है, तो मिश्रण का ताप होगा ए बढ़ेगा, बी घटेगा, या सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाएगा। सवाल नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी की कुछ मात्रा उसी ताप पर स्थिर बर्फ की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो उसके मिश्रण में क्या होगा? उसके मिश्रण में कुछ बदलाव नहीं होगा। साथियों, उसके मिश्रण में कुछ बदलाव नहीं होगा। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब पानी का ताप बढ़ता है तो वाष्पीकरण दर क्या होगा? ए घटती रहेगी, या बी बढ़ती रहेगी, या सी समान घटती है, या फिर बढ़ती रहती है? साथियों, आपको बताना है सवाल नंबर 25, जब पानी का ताप बढ़ती है तब वाष्पीकरण का दर जो है वो भी बढ़ते रहता है। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से जो भाप का है वाष्पीकरण वो भी बढ़ेगा। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा क्या? बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाल नंबर 26 की 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ का एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी में डाला जाता है तो बर्फ़ ए पिघल जाएगी, या बी नहीं पिघलेगी, या सी थोड़ा पिघलेगी, या डी आधा पिघलेगी? देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ है, मतलब बर्फ़ कब बनता है? जल से बर्फ़ का परिवर्तन कब होता है? वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब कह रहा है कि एक टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर पानी में डाला जाता है, मतलब कोई बर्फ़ है। अब बर्फ़ को अगर पानी में डालते हैं तो वो क्या होगा? तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो पिघलने लगेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, थोड़ा पिघलेगी। अब सवाल नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता का आर्द्र मान होता है। देखिए, किसी भी चीज़ का आर्द्रता का मतलब 50% क्या हो सकता है, तो उसका जो मान भी होगा वो 50% ही होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब सवाल नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि वाष्प इंजन की दक्षता की कोटि होती है लगभग कितने के बराबर? ए 100%, बी 80%, या सी 50%, या डी 100%? देखिए, वाष्प इंजन की दक्षता का मतलब कि पूर्ण रूपन कार्य करती है। वाष्प इंजन से पूर्णरूपी कार्य कौन करती है, लगभग कितने % के बराबर करती है? तो वाष्प इंजन से किसी भी चीज़ों की जो कार्य होती है वो 10% के अपेक्षा कार्य होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वाष्प इंजन के मुख्य भाग नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि वाष्प इंजन के मुख्य भाग नहीं है। यह चारों ऑप्शन में से बताना है कि वाष्प इंजन के मुख्य भाग नहीं है। ए वाष्पीपरत, या सी बी पिस्टन तथा बेलन, या सी गति पालक पहिया, या डी कार्बोरेटर? साथियों, वाष्प इंजन के मुख्य भाग नहीं है, वो है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का मुख्य भाग है वो है डीजल और पेट्रोल। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि समतुल्य जल का एसआई मात्रक होता है। सवाल नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि समतुल्य जल का एसआई मात्रक होता है। ए जूल प्रति किलोग्राम, या बी कैलोरी प्रति किलोग्राम, या सी जूल केल्विन, या डी किलोग्राम। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि समतुल्य जल का जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है सवाल नंबर 31 की निम्नलिखित में से कम विशिष्ट ऊष्मा का मान होती है। तो देखिए कम से कम विशिष्ट यानी कि सबसे कम किस में जल सकता है। देखिए सोना जो है ना उसमें सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि निश्चित ताप पर किसी वस्तु को एकाएक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन में शोषित या तत्यक्त ऊष्मा उस वस्तु को क्या कहलाती है। कह रहा है कि निश्चित ताप में किसी वस्तु के एकाएक द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन में शोषित या तत्सक ऊष्मा के उस वस्तु को क्या कहलाती है। सवाल नंबर 32 आपसे पूछ रहा है। ए गुप्त ऊष्मा, बी विशिष्ट ऊष्मा, या सी ऊष्माधारिता, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए निश्चित ताप पर कोई भी वस्तु को एकाएक द्रव्यमान में परिवर्तन करने की जो तरीका होती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं कि गुप्त ऊष्मा सबसे कम होती है पानी के वाष्पीकरण में, या सी पारा के वाष्पीकरण में, या सी एल्कोहल के वाष्पीकरण में, या डी बर्फ के गलन की। देखिए गुप्त ऊष्मा सबसे कम जो होती है वो पारा के वाष्पीकरण में होती है। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए सवाल नंबर 34 कर रहा है कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए। ए 80 कैलोरी, बी 80 किलो कैलोरी, या सी 540 कैलोरी, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यह जो प्रश्न है दिखने में बहुत छोटा है मगर यह आने का चांस है, VVI है। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए। तो आप सभी जानते हैं देखिए 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को हम 1 kg है तो 1 kg को हम कितना एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आवश्यक ऊष्मा, तो एक किलोग्राम ऊष्मा में जो होती है कैलोरी जो होती है वो कितने कैलोरी के बराबर होती है जानते हैं, 80 कैलोरी के बराबर होती है। तब अब ऊष्मा जो होती है ऊष्मा को हम किससे, हम एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए m इंटू एल को हम डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए m कितना है, तो मेरा m जो दिया गया है वो दिया गया हुआ है 1 kg, और इंटू एक किलोग्राम जो होता है एक ऊष्मा बराबर कितना होता है, एक ऊष्मा बराबर 80 कैलोरी होता है। तो एल कितना है, तो वो हो गया 80। ठीक है, तो वो जो मान आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 80 किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है सवाल नंबर 34 वो जो उसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 35, यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है जिसे हम क्या कहते हैं। ए न्यूटन के गति के नियम, या जूल के नियम, या सी ऊष्मा गति के प्रथम नियम, या डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 35 आपसे पूछ रहा है कि यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होती है जिसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा का समानुपाती होता है, इसको हम जूल के नियम कहते हैं। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 250 कैलोरी, आपको प्रश्न बोल रहा है कि 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग कार्य कितना हो सकता है। ए 1045 वाट, बी 1045 जूल, या सी 1045 अर्ग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 250 कैलोरी ऊष्मा से लगभग जो कार्य होगा वो कार्य होगा 245 जूल के बराबर। ये भी मोस्ट VVI है, आपसे यह प्रश्न पूछेगा। देखिए एक कैलोरी जो बराबर होती है ना वो होती है 184 जूल के बराबर। 1 कैलोरी बराबर होती है 184 जूल के बराबर। ठीक है, तो 1 kg कैलोरी बराबर होती है 1 kg कैलोरी बराबर होती है 4184 जूल के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ पर करा है 250 जूल। देखिए 250 जूल, तो देखिए एक kg बराबर होता है 4184 जूल के बराबर। तो इसको अगर आप जब 250 से डिवाइड कीजिएगा, 1000 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 1000 से डिवाइड करने के बाद आप जब 250 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपके समथिंग 245 जूल के बराबर आएगा। तो सवाल नंबर 36 के जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि चारों तरफ बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का द्वार खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा।
ए कमरे धीरे धीरे गर्म होंगे, या बी कमरा पहला ठंडा या फिर गर्म, या सी रेफ्रिजरेटर के अंदर का सामान ठंडा, या डी कमरे का ताप अपरिभाषित रहेगा। देखिए चारों तरफ बंद कर देते हैं, किसी कमरे को चारों तरफ कम बंद कर देते हैं, उसके बाद हम फ्रिज को चलाकर खुला छोड़ देते हैं। फ्रिज को चलाकर खुला छोड़ देते हैं कि फ्रिज जो है किसी चीज़ से अगर आप बंद कर रहिएगा तो वो जो है वो ठंडा पैदा करेगा, और जब उसे खोल के ओपन छोड़ दीजिएगा तो उसमें से जो है हीट जो है वो ज़्यादा देने लगेगा, तो वो कमरा जो है वो धीरे धीरे गर्म करने लगेगा। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सवाल नंबर 38 कि प्राकृतिक में केवल वही घटना घटती है जिससे समष्टि की एंट्रोपी बढ़ती है या नियत रहती है, उसे कहते हैं क्या? ऊष्मागति की प्रथम नियम, बी शून्य नियम, या सी द्वितीय नियम, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों प्राकृतिक में केवल वही घटना घटती है जिसके समष्टि की एंट्रोपी बढ़ती है, इस नियम को जो हम कहते हैं उसके द्वितीय नियम कहते हैं। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 39 आदर्श चक्रीय के चालन की वास्तविक की युक्ति को हम क्या कहते हैं? ए आंतरिक दहन, या बी पेट्रोल इंजन, या सी ऑटो इंजन, या डी आदर्श उष्मा इंजन का या उष्मा इंजनीय। साथियों आदर्श चक्रीय चालन की वास्तविक की युक्ति को हम ऑटो इंजन कहते हैं। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सवाल नंबर 40 की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उष्मा गिरते हुए ताप की दिशा में कण के आपस में वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचालित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सवाल नंबर 40 आपसे कह रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उष्मा गिरता है ताप की दिशा में कण में आपस में वास्तविक गति के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचा भी देती है, उस बिंदु को हम चालन कहते हैं, उसे हम चालन कहते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। साथियों यह रहा आपका हीट चैप्टर से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे वह सभी को इसको हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कई सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आपको यह सभी याद पहले से रहा होगा, क्योंकि यह सभी 10वां या तो मैट्रिक में यह सभी क्वेश्चन को पढ़ना होता है। ठीक है। तो आप सभी पढ़े होंगे पहले ही से, मुझे उम्मीद है। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।